गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे हैं और जलवायु के अंतर्गत हमने पढ़ लिया उससे प्रभावित होने वाला सबसे मुख्य घटक कृषि। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या लगभग 78% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है मध्य प्रदेश की? 72.337% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और इस जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या है? कृषि है। कृषि है। अपन ने फसलों का वर्गीकरण पढ़ लिया फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? वर्षा मैडम आप बताएं जी। 11 प्रकार से किया है। नमस्ते। 5 प्रकार से किया, आपको 2 बार नमस्ते। हाँ 7 प्रकार से किया, आपको 14 बार नमस्ते। जलवायु के आधार पे 2 प्रकार से किया है, ठीक है। जलवायु के आधार पर मतलब मौसम के आधार पर, पहला मौसम के आधार पर और दूसरा फसल उपयोग के आधार पर। मौसम के आधार पर खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। खरीफ जून से लेकर सितंबर तक, रबी अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक, और फिर जायद मार्च अप्रैल से लेकर मई जून तक। ये पढ़ा ना अपन ने। रबी की फसलें कौन कौन सी? गेहूं, चना, मसूर, अलसी, सरसों, राई। ये क्या है? रबी की फसलें, सिंचाई वाली फसलें कहलाती है, ठीक। और खरीफ की फसलें जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अधिकांश तो मोटे अनाज जो है वो सब खरीफ की फसल। मोटे अनाज को हमने अभी क्या नाम दिया है? श्री अन्न। अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को श्री अन्न घोषित किया गया। जायद की फसलों में क्या क्या पढ़ाया था? खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, सब्जियां भी लगती है। सब्जियां भी, बिल्कुल ठीक। अब हम बात करें फसल उपयोग के आधार पर, जैसे अनाज जिसे खाद्यान्न कहते हैं, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, ये सब क्या है? खाद्यान्न। मध्य प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न गेहूं। भारत का मुख्य खाद्यान्न चावल। बस सरल सा क्वेश्चन आ जाता है, आदमी को उल्लू बना के चला जाता है। क्या बना के? उल्लू है। पर वो तो हम होते हैं, कोई बनाता नहीं। सर नमस्ते, बहुत दिन के बाद दिखे। अमरदीप जी को बताया था। बिल्कुल बताया था, अमरदीप जी ने भी मुझे बताया था। मुझे ज़्यादा खुशी होती यदि कोई मुझे ही बता देता। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने बता दिया था मुझे, ठीक। तो फसलों के आधार पर हम पढ़े थे। सबसे पहला खाद्यान्न। भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। मध्य प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न गेहूं। पक्का है, ठीक है। अब हम बात करें दलहनी फसलें। अरहर, चना, मसूर, उड़द, ये सब क्या है? मटर, दलहनी फसलें। फिर तिलहन, जिससे तेल निकलता है, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, राई, ये सब क्या है? तिलहन, जिनसे तेल निकाला जाता है। एक तरीके से व्यापारिक फसलें भी ये कहलाती है। नकदी फसलें क्या होती है? नकदी फसलें जो सर खेत से बेच दिया जाता है। जैसे गेहूं नकदी फसल नहीं है, उसको सूखती है, फिर काटते हैं, फिर दावन करते हैं, फिर घर लाते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। तो ये नकदी फसल नहीं है। लेकिन गन्ना खड़ी फसल खेत में से बिक जाती है, व्यापारी आता है, खुद ही काटता है, लेकर चला जाता है। तो ये कौन सी फसल है? नकदी। क्लियर हो गया?
सब मशरूम भी वैसी कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये सब आएगा इसमें। नकदी फसलें, कपास, कपास भी नकदी फसल है, कपास भी क्या है, नकदी फसल है। इसी प्रकार व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उत्पादन किसान जो है, किसान अपनी आवश्यकताओं को मतलब खाने पीने के लिए न करके उनको बेचकर आय प्राप्त करने के लिए करता है, तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, व्यापारिक फसल। जैसे तंबाकू, तंबाकू सर नकदी और व्यापारिक को एक साथ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो नकदी फसलें होगी वो व्यापारिक फसल भी हो सकती है, लेकिन कुछ दूसरी फसलें जैसे तिलहन, सोयाबीन, वो भी व्यापारिक फसल है, वो भी व्यापारिक फसल, लेकिन नकदी फसल तो नहीं है, वो नकदी फसल नहीं है लेकिन व्यापारिक फसल तो है, तो इसलिए हमने उसे व्यापारिक को अलग से पढ़ा, व्यापारिक फसलें। क्लियर हो गया ना? तो फसलों का वर्गीकरण हमने कितने प्रकार से किया है, दो प्रकार से, मौसम के आधार पर और फसलों के उपयोग के आधार पर। क्लियर हो गया क्वेश्चन सर जी? इसमें सर जैसे आपने व्यापारिक बेसिस पर बताया, हाँ इसमें एक फसल आती है कोकेन की, जो यहाँ से बाहर पाई जाती है, हाँ। तो उसको व्यापारिक में गिना जाएगा कि वर्गीकरण में? उसको हम दो तीन तरीके से गिन सकते हैं। एक तो व्यापारिक फसल है, दूसरा औषधीय फसल है, तीसरा नशीले पदार्थों की फसल, प्रतिबंधित फसलें, अलग अलग तरीके से उसे गिन सकते हैं। कल पढ़ा भी था इसके विषय में, ठीक है। औषधीय फसल भी है वो। अब हम बात करते हैं धान का व्यापारिक नाम। कल भी बताया था, क्या बताया था? कल लिखा नहीं था क्या नाम, हमने इसलिए नहीं लिखवाया था। धान, हाँ जी, कोई जागे हैं बताइए। जय हिंद। ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, धान, धान का ये नाम ओराइजा सटाइवा, SATIVA, सटाइवा। कौन सी फसल है ये? खरीफ की फसल है, खाद्यान्न भी है, खरीफ की फसल है, भारत का मुख्य खाद्यान्न, ठीक। कब बोया जाता है इसे? जून जुलाई है, और पक्कर कब तैयार हो जाती है? सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक खरीफ की फसल है। कि मध्य प्रदेश के किस भाग में खेती की जाती है इसकी? पूर्वी, पूर्वी भाग में, पूर्वी मध्य प्रदेश में है, पूर्वी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर इसकी कृषि की जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं। कितना टेम्परेचर चाहिए इसके लिए? तापमान। ये क्वेश्चन बनते हैं मेंस में भी और प्री में भी, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी एग्जाम में। तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 100 से 100, टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, वर्षा की बात कर रहे हैं, वर्षा, टेम्परेचर, वर्षा इसके लिए महत्वपूर्ण है। वर्षा ज्यादा चाहिए कम चाहिए इसके लिए? ज्यादा, 100 से 125, 100 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहां होती है वहीं इसकी कृषि की जाती है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? पढ़ा था अपन ने, ओराइजिन, ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ओराइजिन प्रोटीन। पद्धति अपन ने इसकी नई पद्धति पढ़ी थी कृषि की, कौन सी है? श्री पद्धति। और एक दूसरी पद्धति कौन सी? श्री पद्धति और श्री पद्धति, और एक है इसमें डेपोंग विधि, डेपोंग विधि, डेपोंग विधि। ये मतलब नई टेक्निक है धान की कृषि करने की। क्या करते हैं इसमें? श्री पद्धति में रोपा लगाते हैं, पानी से भर देते हैं खेत को पूरा। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? ओराइजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में धान का कहां पर होता है? बालाघाट में।
सीधी सी बात है। बालाघाट के अलावा और है होशंगाबाद, मंडला। मतलब सर्वाधिक उत्पादन मंडला में, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो होशंगाबाद में, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन होशंगाबाद। देखो मेंस में क्वेश्चन आएगा हमारे पे जी। धान वाला, तो आपको ये सब बातें लिख के अब आपको 11 नंबर में भी बनाते आना चाहिए। सब कुछ तो पढ़ लिया जी। अब डाटा इतना ही रहेगा, बाकी आपको अब शब्दों का खेल रहेगा आपके। अब हम बात करते हैं गेहूं, दूसरी फसल गेहूं। ये भारत का दूसरे नंबर का और मध्य प्रदेश का पहले नंबर का खाद्यान्न है। ट्रिटिकम स्पीसीज, ट्रिटिकम स्पीशीज इसकी बात कर रहे हैं। ट्रिटिकम स्पीशीज कौन सी फसल है ये? रबी की फसल है। रबी की फसल है। बुआई कब होगी इसकी? नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में, और कटेगा कब? फरवरी मार्च में। सबसे अधिक उत्पादन मध्य भारत में गेहूं का कहां पर? कल बताया उत्तर प्रदेश में, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। एक हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। हरित क्रांति आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति कब आई है? कब? 1967-68। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी। गिनना पड़ेगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना? आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हो किसी जमाने में। हाँ तो फिर बता सर। ये योजना अवकाश का, योजना अवकाश का। पहले 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। पहली सफल, दूसरी सफल और तीसरी असफल। असफल क्यों? युद्ध हो गया था। क्योंकि भारत पाक युद्ध, चीन का भारत पर आक्रमण, अकाल, इस कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरीके से असफल चल रहा है। स्टोरेज बुरी तरीके से असफल, और बुरी तरीके से असफल होने से क्या हुआ? बुरी तरीके से असफल होने से, उसको साफ कर चलो। बुरी तरीके से असफल होने से सरकार ने बोला कि अब हम पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते, 5 वर्षीय योजना नहीं बनाते, तो एक वर्षीय योजनाएं बनी। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 3 एक वर्षीय योजना यहाँ पर बनी। तो इसे क्या बोला गया? योजना अवकाश काल। और अकाल पड़ा था उस समय, इसलिए अब खाद्यान्न के ऊपर फिर ध्यान दिया गया। तो फिर मैक्सिको से बीज लाए गए उन्नत किस्म के, काय के? गेहूं के उन्नत किस्म के बीज लाए गए और भारतीय धरती पर रोपे गए। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नहीं जी, विश्व स्तर पर विलियम नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एस स्वामीनाथन। कहां से लाए थे गेहूं के बीज? मैक्सिको से। अब ये बीज क्या है? उन्नत किस्म के थे, HYV, हाई एल्डिंग सीड्स बोला गया है।
तो ये जो थे कम समय में अधिक उत्पादन दे सकते थे, लेकिन शर्तें क्या थी? इसमें रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक उपयोग करना था, कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग करना था, सिंचाई के साधनों का बहुत अधिक उपयोग करना था। ये इसकी मूलभूत आवश्यकताएं थी। अब यदि पूछे हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है, तो क्या लिखेंगे? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग, कृषि में यंत्रीकरण, कृषि में यंत्रीकरण, यंत्रों का उपयोग करना है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, इसका उपयोग करना है, और सिंचाई के साथ यह हरित क्रांति की विशेषता है, यह हरित क्रांति के प्रमुख घटक। और इससे क्या हुआ? कृषि उत्पादन में 2 गुना 3 गुना वृद्धि हो गई। पहले जितना होता था उससे डबल ट्रिपल उत्पादन होने लग गया। तो इसे क्या बोला गया? क्रांति। इसे क्या बोला गया? क्रांति, हरित क्रांति 1966-67। अब हरित क्रांति जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है ना? सरिता नमस्ते। लेट आते हैं तो भी नमस्ते बोला करो, कोई बात नहीं। तो आ जाते हो उतना भी बहुत है, नहीं आओगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा, है ना? तो आ जाया करो पढ़ने के लिए। तो नेगेटिव इफेक्ट इसका पड़ा जिसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं। गेहूं का उत्पादन तो बहुत बढ़ गया, लेकिन जो मोटे अनाज जिसके लिए हम अब श्री अन्न बोल रहे हैं और किसानों की ऋणग्रस्तता से मुक्ति का साधन जिसे मान रहे हैं, श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? बुरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने रबी की फसल में सिर्फ एक ही खेती की, काय की? गेहूं की। और बस जो ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज ये सब बंद हो गए। और इसका इफेक्ट ये पड़ा कि मिट्टी अनुपजाऊ होते चले गए, क्योंकि रासायनिक खाद का बहुत अधिक उपयोग, कीटनाशकों का बहुत अधिक उपयोग। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम गेहूं खा रहे हैं या कीटनाशक खा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ढेर सारी बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। एक जगह जहां से हम पैसे लेते हैं, खूब पैसे लेते हैं व्यापारी से, गेहूं बेचते और ढेर सारे पैसे लेते हैं, और दूसरे दिन बॉम्बे की हीराबाई कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाते हैं, डॉक्टर को पैसा दे देते हैं। हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। इतना अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया। फिर ये हुआ कि एक ही फसल के लिए सफल हुई, थोड़ा बहुत धान के लिए हुई, और बाकी सारी फसलों के लिए ये नकारात्मक रहे। वही सभी राज्यों के लिए भी ये सकारात्मक नहीं था। अब इसमें बेसिक नीड क्या थी इसकी? सिंचाई। अब सिंचाई के साधन अब मध्य प्रदेश जैसी जगह कहाँ मिलेंगे? सिंचाई के साधन कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये तो इसमें सफल रहे, लेकिन जहां सिंचाई के साधन नहीं थे उन राज्यों में इसका कोई असर भी नहीं पड़ा। तो ये 2-3 बुरे प्रभाव थे उसके। अब सबसे अधिक सफल काय के लिए हुई हरित क्रांति? तो वो हुई है गेहूं के लिए, और दूसरे नंबर पे धान। तो गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। हम गेहूं की बात कर रहे थे। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है। सबसे अच्छा गेहूं कौन सा माना जाता है? आप बताएंगे? वर्षा मैडम बताएगी। सबसे अच्छा गेहूं कौन सा होता है? नहीं पता सर। नहीं पता। रोटी खाते हो आप? हाँ। काय की? सर हम अभी याद आने वाला है। याद आने वाले, बैठ जाओ तब तक मैं। कहाँ से आ रहा है? हाँ, शरबती गेहूं सबसे अच्छा गेहूं किस जिले में होता है? हेमलता आप बताओ। यूपी किस राज्य का जिला है? मैंने जिले का नाम पूछा।
आप यहीं पे हो या और कहीं कहीं घूमने उमने समोसे कचौड़े की दुकान पे तो नहीं गए, गुपचुप खाने नहीं तो? हाँ हाँ, सरिता नहीं पता? आपको पता होना चाहिए था, मैंने बताया होगा। सीहोर जिले में, क्या बात है, तुम तो यार इसके और नजदीक बैठा करो है ना, और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। सीहोर जिले का शरबती, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार इसलिए मतलब जोर देके इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सर अपने यहाँ नहीं होता ये सरबती गेहूं? होता है लेकिन वैसे परिस्थिति है नहीं है। लेकिन मैं कब? अभी जो मुझे याद आने वाला था लोकवन? हाँ लोकवन याद आने वाला नहीं था। नहीं, लोकवन गेहूं हार्ड होता है थोड़ा, उतना अच्छा नहीं माना तो जाता। लाल गेहूं भी होता है, उसको क्या कहेंगे? वो उसको बोलते हैं हावड़ा। ये खाने के काम का नहीं है, ये दलिया वलिया बनाने के काम में आता है। किसान इसका उत्पादन बहुत अधिक करते हैं लेकिन बेच देते हैं, और अपने खाने के लिए या तो लोकून गेहूं बोते हैं या फिर शरबती बोते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा स्वादिष्ट गेहूं कौन सा है? शरबती। और कहां पर? सीहोर जिले में, मालवा के सीहोर जिले में। गेहूं अनुसंधान केंद्र पढ़ लिया अपन ने, कहां पर है? मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय है ये पवारखेड़ा होशंगाबाद, और अंतरराष्ट्रीय खमरिया जबलपुर। कल तो पढ़ा था अपन ने। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर? पवारखेड़ा होशंगाबाद जिले में। और अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। खमरिया जबलपुर। क्लियर हो गया? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? ग्लूटीन। ग्लूटीन नामक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। हरित क्रांति के समय कौन सी गेहूं की किस्में? मैक्सिकन। काय के संकरण से बना था मैक्सिकन गेहूं? गेहूं तथा राई के संकरण से बना था, इसलिए गेहूं के खेत में अक्सर राई पाई जाती है। अब खाद्यान्न में हम मोटे अनाज देख लेते हैं। मोटे अनाज में सबसे पहले नंबर पे पढ़ते हैं हम मक्का, जिया मेज, ZIAMAYS, जिया जैसे मेज। फुटाने में हाँ। जो दाल का फुटाना रहता है, हाँ वो भी तो बहुत हार्ड रहता है ना? हाँ, मोटे अनाज का मतलब सिर्फ खाद्यान्न में लिया जाता है, खाद्यान्न में। वो दलहन में जिया मेज खरीफ की फसल है या रबी? खरीफ की, मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन रबी और खरीफ दोनों में इसका उत्पादन होता है। रबी और खरीफ दोनों में इसका उत्पादन होता है। नर और मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं, कल भी पढ़ा था अपन ने। नर और मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। जीन, ZEIN, जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। उत्पादन में पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। इसमें एक रोग है व्हाइट बड, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रोग है मक्का का रोग, व्हाइट बड। देखो अभी जो मक्का लेके आते हैं ना, तो उसके दाने जो है नीचे रहते हैं और ऊपर वो पतला रहता है, दाने ही नहीं भरते उसमें, है ना, या ऊपर से गलने लग जाता है।
तो बोलते हैं जिंक की कमी से। जिंक एक पाउडर और एक उर्वरक होता है, वो देना होता है। जैसे मक्का फूल पे आती है, क्या देते हैं उसे? जिंक का छिड़काव वो दे देते हैं, तो फिर वो भुट्टे जो है शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें दाने पड़ जाते हैं। बट सर जिंक इज अ मेडिसिन फॉर वुमेन्स, जैसे हड्डियों के जो रोग रहते हैं उसमें काम आता है। हाँ, तो वो अपने इसमें कैसे काम आएगा किसके लिए? एग्रीकल्चर बेसिस पे? एग्रीकल्चर क्या है? जिंक जो है ये पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है, खनिज लवण है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो जमीन से मिट्टी से मिलता है। अब मिट्टी का हमने पूरा खींची है तो फिर अलग से उसे देना पड़ेगा। किसान लोग क्या करते हैं? एक ही फसल बार बार उत्पादन करते हैं जिससे उन्हें ज्यादा लाभ होता है। और फिर एक तरीके का जो मिट्टी है उसके पोषक तत्वों में असंतुलन हो जाता है, जो एक ही प्रकार के पोषक तत्वों का ज्यादा उपयोग होने लगता है। इसलिए तो बोला जाता है फसल चक्रण करना चाहिए। पीजीपीआर की वैल्यू ज्यादा बढ़ा दी जाती है। हाँ, फसल चक्रण करना चाहिए। और फसल चक्रण करने से वो कुछ जैसे ये जो मटर वगैरह है, चना वगैरह है, सोयाबीन, जिसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, ये क्या कर देते हैं? उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं। तो फसल चक्रण होना चाहिए, लेकिन किसान ऐसा करता नहीं, तो इसलिए फिर वो रोग हो जाता है। कौन सा? व्हाइट बट काय की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। अब इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे सर? अब आपको भूख लग गई तो क्या करोगे आप? सर हाँ? खाद बनाएंगे। नहीं, आप नहीं, छुट्टी के बाद खाद बनाएंगे, अभी नहीं। सरिता आप बताओ, भूख लग गई तो क्या करोगे? खाना खाओगे ना? भूख लग गई तो खाना ही खाएंगे, हाँ? कि योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे? कि नहीं, भूख लग गई दौड़ लगाओ, चले को भूख लग गई, नहीं, खाना ही खाओगे ना। अब इसमें काय की कमी से, जिंक की कमी से रोग हो रहा है, तो क्या देना है उसको? जिंक देना है। और क्या देना है? इतना सरल सा क्वेश्चन नहीं बता पाए। जिंक की पूर्ति करेंगे ना, अभी बताया मैंने, जिंक नामक खाद जो है वो रासायनिक उर्वरक वो दे दिया जाता है। और एक जो गोबर खाद होता है, हाँ, वो तुरंत असर नहीं करता है ना। वो पोषक, वो तो मिट्टी की उर्वरता को, क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन वो लॉन्ग रन प्रोसेस है। जैविक खेती। हाँ, और ये अपने को शॉर्ट रन, क्योंकि अब मक्के में दाने पड़ने वाले हैं। अब यदि वहाँ गोबर खाद डालेंगे तो उसका 2 से 3 साल बाद असर होगा, तुरंत नहीं। और अभी मुझे पढ़ाने तो थोड़ी देर। तो ज्वार, हम बात करते हैं ज्वार की। ज्वार का नाम क्या है? सोरघम बाइकलर। सोरघम बाइकलर, सोरघम बाइकलर, सोरघम बाइकलर, ये ज्वार का नाम। मोटे अनाजों में सबसे अच्छी फसल, प्रमुख फसल, खरीफ की फसल है। उत्पादन में वही जैसे मक्का का है, पहले नंबर पे कर्नाटक, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। कौन सी फसल बोलते हैं अमरू इसे? कल बताया था। गरीबों का नहीं जी, गरीबों का काजू तो मूंगफली को कहते हैं। वो इसे क्या कहते हैं? ऊंट फसल कहते हैं। हाँ वो ऊंट फसल है ना, इसे ऊंट फसल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती है, इसलिए इसे ऊंट फसल कहा जाता है। इंटरव्यू में यदि ऊंट फसल पूछ लिया जाए तो कहीं ऊंट को मत देखना कि क्या क्या खाता है, बाजरा खाता होगा, ऐसा मत सोच लेना। मध्य प्रदेश में ज्वार अनुसंधान केंद्र कहां पर? कल भी पढ़ा था, लेकिन लोगों को लग रहा होगा सर तो मजाक कर रहे हैं, हमें लिखने के लिए तो मना कर दिया है। हाँ, एम लेटर। चलो अर्जुन जी आप बताओ, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर वो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो भेजो मुझे, सुना था आपने? नहीं, फुर्सत कहाँ है क्या ना हमारे पास में। हाँ, आपने भी नहीं सुना, देखा एक बार वीडियो?
क्यों बैलेंस? आप तो बहुत शौकीन है यूट्यूब। सर मैंने तो यूट्यूब खोलना ही बंद कर दिया। अच्छा। मतलब शायद खरगोन खरगोन सर मैंने बोला। आपने बोला कब बोला था? उनसे बोला था। अच्छा, उनसे बोला था, उनसे नहीं, मेरे से बोला करो, मेरे को बोला करो। बोल देना था सर। तो क्या है, ज्वार अनुसंधान केंद्र खरगोन जिले में स्थित। अब तो याद हो गया होगा सबको। हेमलेट कल पूछूंगा तो याद रहेगा। कुछ क्या शंख पुष्प वगैरह लिया करो आप लोग, दिन में कम से कम 10 एक बॉटल, क्योंकि याद नहीं हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं बड़वानी, छिंदवाड़ा, खरगोन। बड़वानी, छिंदवाड़ा, खरगोन। बड़वानी, छिंदवाड़ा, खरगोन। एक और मोटी फसल पढ़ते हैं हम इसी के जैसा, बाजरा। बाजरा किसको रोटी बनाते आते हैं इसकी? ज्वार, बाजरा, मक्का की। विजय आपको आती है? अरे आपको बाजरा आती है, चलो ठीक है। अच्छे से नहीं। हाँ, अच्छे से हम सिखा देंगे, अच्छे से हम सिखा देंगे, मास्टर जो ठहरे। बाजरा है ना, पेनिसेटम ग्लोकम, पेनिसेटम ग्लोकम। खरीफ की फसल है, सबको पता है। सूखा रोधी फसल है, सूखा रोधी फसल। सूखा रोधी फसल का मतलब क्या होता है? सूखा रोधी फसल का मतलब सूखे में भी मतलब कम पानी में भी इसका उत्पादन हो जाएगा। किया जा सकता है। तो फिर कहां पर सबसे अधिक उत्पादन होगा इसका? भिंड मुरैना में होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, ज्वार बाजरा वाला क्षेत्र है, भिंड मुरैना पड़ने वाला। और इंडिया स्टेट पर देखा जाए तो राजस्थान। गुड, शांतनु जी बहुत ही अच्छा जवाब देते हो। तो भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, श्योपुर में। भिंड, मुरैना या मुरैना, भिंड, श्योपुर में सबसे अधिक मुरैना में, दूसरे नंबर पे भिंड, तीसरे नंबर पे श्योपुर। क्लियर हो गया? खाद्यान्न। चना, अब हम पढ़ेंगे दलहन की बात कर रहे हैं। 2-3 फसलें तो हमें पता होना चाहिए, 11 नंबर में क्वेश्चन आए तो, है ना? मोटे अनाज के ऊपर आ सकता है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। अमरदीप जी, चना साइरस एरिटीनम, साइरस एरिटीनम, साइरस एरिटीनम। कौन सी फसल है अर्जुन, आप बताओ। सर रवि की। रबी की, रबी की नहीं, जी सर रवि। रबी की फसल, बकरी वाला, रबी की फसल है। सर्वाधिक चने का उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है भारत में। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जिला विदिशा। ठीक, तो सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है, इसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजस्थान। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजस्थान। मध्य प्रदेश में कौन सा? विदिशा, सागर, दमन। विदिशा, सागर, दमन। क्लियर हो गया? चने के बारे में पढ़ा अपन ने, क्या नाम पढ़ा इसका? साइसर, साइसर एरिटीनम, साइसर एरिटीनम, साइसर एरिटीनम। रबी की फसल है। भारत में यदि देखा जाए तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान। मध्य प्रदेश में जिले विदिशा, सागर, दमन। उसके बाद भी लिखते तो होशंगाबाद भी नाम होता है। अब हम बात कर रहे हैं अरहर और
अरहर, अरहर को आप क्या बोलते हैं? तुअर। तुअर, है ना, तुअर। केजेनस केचान, इसका नाम क्या है? केजेनस केचान, केजेनस केचान, केजेनस केचान। ये कौन सी फसल है? सरिता बताएगी। रबी की फसल है या खरीफ की फसल है? रबी की फसल है। सर का खरीफ। देखा है? मैं क्या भोपाल में रहा हूँ सरिता 97 से कब तक रहा? 2005 तक। 97 से 2005 तक भोपाल में रहा। एक मित्र था मेरा, उसको लेके आ गया, जो भोपाल में था, उसने कभी देखा ही नहीं था, लेके आ गया मेरे गाँव, मूंगफली के खेत में लेके गया उसको। मैंने बोला ये मूंगफली है, ले खा ले। पूरा खेत ढूंढ के आ गया, बोले मूंगफली दिख ही नहीं रही है, बोले मूंगफली दिख ही नहीं रही है। मैंने बोला यार ये तो गलत बात है। फिर उसको ऐसा उठा के निकालो था, बोले जमीन के अंदर लगती है। ऐसी सरिता की कहानी है। तुअर की दाल हर दिन खाते हैं, हर दिन। चने की दाल तो बहुत कम, है ना, पकोड़े वगैरह बन जाए तो कुछ खा ले, लड्डू वगैरह खा ले बेसन, लेकिन तुअर की दाल लगभग हर दिन ही खाते हैं। अब उनको नहीं पता कि ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। शनिवार की लंबी क्लास उसमें बताया था मैंने, लगभग 6 महीने की फसल होती है। जुलाई में बोते हैं इसे, जून जुलाई में, और इसको जनवरी तक चलती है। जनवरी फरवरी में ये पककर तैयार होती है। लेकिन फसल का निर्धारण कटने को लेकर नहीं होता, बोने को लेकर होता है। बोया किस सीजन में जाता है? खरीफ। तो कौन सी फसल है ये? खरीफ की फसल। अरहर जो है, तुअर जो है, खरीफ की प्रमुख दलहनी फसल है। इसके उत्पादन में प्रथम स्थान किसका होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और दूसरा किसका होगा? मध्य प्रदेश का होगा। दूसरा मध्य प्रदेश। अधिक शुष्क रोधी फसल है। शुष्क रोधी फसल है। और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मुरैना प्रमुख उत्पादक जिले। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मुरैना प्रमुख उत्पादक जिले। तो दलहन में क्या क्या पढ़ा अपन ने? चना और अरहर। अब पढ़ लेते हैं तिलहन। तिलहन तेल वाली फसलें, जिससे तेल निकाला जाता है। और सबसे अधिक तेल अभी काय का बिकता है? सोयाबीन। सबसे अधिक है। जितने भी ये ब्रांड दिखते हैं आपको, वो सब सोयाबीन, सरस हो, कृति हो, ये सब सोयाबीन। एक राइस ब्रेन ऑयल जो आता है, हाँ, वो तो चावल के भूसे से बनाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बनेगा, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। हम लोग हमारे पहुंच से बाहर भी है, महंगा भी होता है वो। 217 1 लीटर। और सोयाबीन का 170 180 रुपए है। इतने रुपए लीटर तो कौन सा खरीदेंगे? इतनी महंगाई के सपाटे में क्या खरीदेंगे? यही खाएंगे, है? नहीं तो फिर वो लाएंगे तो बस देखते जाएंगे, खाएंगे नहीं। इतना महंगा लोग बात लेके तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसा रख देते हैं। खाने वाला दूसरा रहता है, दिखाने वाला दूसरा रहता है। गरीबी है अभी हमारे देश में, ठीक है, महंगाई उससे भी बढ़ी है। तो फिर राइस ब्रांड हमने क्या बोला, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में, तो वो है सोयाबीन। ठीक। मध्य प्रदेश में देश का 48.46% सोयाबीन का उत्पादन, इसलिए इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं? सोया प्रदेश, सोया स्टेट। कौन सी फसल कहते हैं? जादुई फसल। कल बताया भी था मैंने, जादुई फसल। किसानों को बना भी दिया और बाद में मिटा भी दिया। 48.46%।
वंडर क्रॉप भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसकी खेती कहाँ शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में? हाँ, देवास। देवास में। गुड, बहुत ही शानदार। मालवा है ना, मालवा के देवास में 1962, 1962 मालवा के देवास में। सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले मालवा में ही है। धार, उज्जैन, रतलाम। धार, उज्जैन, रतलाम। धार, उज्जैन, रतलाम। ये सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसका कुछ भी बेकार नहीं चलता। कुछ भी का मतलब क्या? कुछ भी का मतलब क्या? सब कुछ छिलके विलके सारी चीजों जो जड़ है ना वो भी काम में आती है। काय के काम में आती है जड़? सर उसमें जो राइबोसोम होता है उससे जो मिट्टी है उपजाऊ। राइबोसोम नहीं, राइजोबियम। 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 जड़ों की गांठें पाई जाती है, उसमें जो पत्ते- राइजोबियम पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। देखो जड़ें भी काम की और सर जो और वो घुलनशील है तो ह्यूमस बना देता है। इसकी पत्तियां जो होती है, पत्तियां वो जल्दी गल जाती है तो वो भी ह्यूमस के काम में आते हैं। फिर हमने सोयाबीन को काट लिया, ठीक है। अब उसकी दामन कर ली, सोयाबीन अलग, भूसा अलग। भूसा जानवरों के काम में आ गया, बड़े चाव से खाते हैं। उनको लगता होगा हमने तो बोया था इसको, तो हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो वो खा लेते हैं। जो सोयाबीन है, सोयाबीन उसका तेल निकल जाता है। क्या निकलता है? तेल। फिर उसकी खली बचती है, तो खली से सोयाबड़ी बन जाती है। आप लोग खाते हैं इसे, सोयाबड़ी है ना, प्रोटीन युक्त आहार। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो सोयाबड़ी खूब खाते हैं, प्रोटीन युक्त आहार। बॉडी के सिर्फ इंसानों को ही बनाना है? हाँ? इंसानों को ही बनाना है क्या? किसको बनाना है? कबूतर को? घोड़े की बॉडी बनाना है, बैलों की बॉडी बनाना है, उनको रेस लगवाना है, तो उनके लिए खली, जो खली होती है, ये दुधारू पशुओं का आहार जो होता है वो इसकी खली होती है। अब बच गई कांडी, वो जो मोटे मोटे डंठल ऐसे हाथ सेकने काम में आ जाता है, जला देते हैं उसे। जलाते ईंधन के रूप में, मतलब कुछ भी बेकार नहीं। दूध बनता है सोयाबीन से, पनीर बनता है सोयाबीन से, पनीर भी बनता है सोयाबीन से, ठीक है। ये जो पीवीसी पाइप वगैरह होते हैं ना, इसके बनाने में भी सोयाबीन की खली का उपयोग किया जाता है। बहुउपयोगी फसल, इसलिए इसे जादुई फसल कहते हैं। बहुत अधिक उपयोग होता है इसका, और किसानों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन ये लेकर आई थी, इसलिए इसे जादुई फसल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कहां पर इसका उत्पादन? धार, उज्जैन, रतलाम। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर? ये कल पढ़ा था अर्जुन जी? देवास। नहीं जी, पास में ही है, थोड़ा सा और ज्यादा किराया लगा के चल जा। इंदौर। गुड, नंदिनी जी सही बोला, इंदौर। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर? इंदौर में। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहां पर? उज्जैन। कब स्थापना हुई? 1983, 1983 में। हम पढ़ेंगे मूंगफली। मूंगफली क्या बोलते हैं शांतनु जी इसे? पीनट्स। मूंगफली को हाँ? अब ये कौन बदतमीज बोल रहा है मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं? ये नहीं पूछा था मैंने, ये नहीं पूछा था। मूंगफली को बोलते हैं गरीबों का काजू। क्या बोलते हैं? गरीबों का काजू। क्यों बोलते हैं गरीबों का काजू? प्रोटीन। प्रोटीन का आहार है। जैसे काजू रात में ऐसे बोलते हैं ना, यदि स्वस्थ रहना है तो 3, 4, 5 काजू जो है शाम को पानी में डाल दो भिगोने के लिए, ठीक है।
और सुबह उठ के खा लो। अब मूंगफली का भी सेम वैसे ही है, ऐसे नहीं खाना चलते फिरते शौक से नहीं खाना, दवाई के रूप में खाना है। रात को भिगो के डाल दो और सुबह खाली पेट उसे खा लो, काजू की तरह काम करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गरीबों का काजू। तो मूंगफली की बात कर रहे हैं, तो अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली, मनी नट, ऑर्थनट, पीनट, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। प्रोटीन इसमें 22 से 25%, बहुत अधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है। शिवपुरी, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ में बहुत अधिक उत्पादन। सरसों का पढ़ लिया अपन ने, सरसों की हांडी किसे कहते हैं, मुरैना, मुरैना, ठीक। उसी प्रकार हमने अलसी पढ़ लिया, अलसी काय की फसल है, अलसी खरीफ या रबी या जायद, हाँ सर, खरीफ की फसल, रबी की है जी, खरीफ की नहीं है, रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल है अलसी। रीवा जिले में इसका उत्पादन होता है सबसे अधिक। नकदी फसलों में पढ़ लिया, क्या पढ़ा था अपन ने, कपास, नकदी फसलों में कपास, ये अक्सर पूछा जाता है, क्या, कपास। जैसे कृषि पर आधारित उद्योग, अभी उद्योग पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर से, तो उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन, उद्योगों का वर्गीकरण। तो एक होता है स्वामित्व के आधार पर, एक होता है उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होंगे, हाँ जी, बड़ी आशा से पूछता हूँ यार आपसे, पता भी होना चाहिए। क्या बात है, कितना सटीक जवाब देते हो यार, एकदम लिख दो इसको, है ना, आप लोगों को याद हो गया ना, इन्होंने जो बोला, मिल जाएंगे पूरे नंबर। तीन प्रकार के, एक कृषि पर आधारित, दूसरा वनों पर आधारित, तीसरा खनिजों पर आधारित। उद्योग तीन ही प्रकार के होंगे, या तो कृषि उत्पाद से जैसे शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ये क्या है, कृषि पर। वनों पर आधारित जैसे फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, जड़ी बूटी उद्योग, बीड़ी उद्योग, ये कत्था उद्योग, ये काय पे, वनों पर आधारित। और खनिजों पर आधारित उद्योग जैसे लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये सब क्या है, खनिज। क्लियर एकदम क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, 11 नंबर का बनता है, समझ में आ गया ना। उद्योगों का वर्गीकरण अलग अलग, जैसे स्वामित्व के आधार पर, मतलब सरकारी उद्योग या निजी उद्योग या सहकारी उद्योग, या तो सरकारी होगा, सरकार का होगा, या निजी होगा, एक व्यक्ति का होगा, या फिर सहकारी मतलब एक समूह का होगा, 10-15 लोगों ने गुट बनाया। और जैसे डेयरी उद्योग, डेयरी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, समूह की होती, तो ऐसे सहकारी उद्योग होता है। सहकारी समिति पढ़ते हैं, ग्रामीण सहकारी सहकार समिति, तो ये सहकारी उद्योग। क्लियर हो गया, ये स्वामित्व के आधार, स्वामित्व के आधार। कुछ संयुक्त उद्योग में होते हैं, संयुक्त मतलब जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति ये साथ साथ काम करें, संयुक्त उद्योग होते हैं, निजी भागीदारी थोड़ी बहुत दे दी जाती है। आकार के आधार पर हो सकते हैं, आकार के आधार पर, उसमें कितनी पूंजी लगी हुई है उसके आधार पर। एमएसएमई, ये तो बड़ा क्वेश्चन बनता है, हर साल एग्जाम में आता है। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, बड़ा क्वेश्चन हर साल बनता है
मैंने भी 2-3 बार लिखा है, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो ऐसे इस आधार पर भी तो वृहत पैमाने के उद्योग, वृहत पैमाने के बहुत अधिक संपत्ति लगती है, बहुत अधिक मजदूर काम करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। हम नहीं सोच सकते कि मैं एक कारखाना खोलूंगा लोहा इस्पात का, लोहा लंगर टीन टप्पड़ का खोल सकते हैं, लेकिन लोहा इस्पात उद्योग खोल सकते हैं क्या? नहीं, बड़े पैमाने पर। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग बहुत अधिक मजदूरी, उसमें मजदूर मशीनें बड़े लगते हैं, ये वृहत पैमाने के उद्योग। दूसरा होता है मध्यम उद्योग, और तीसरा है लघु लघु ये MSME, और फिर कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग जिसमें मशीनों की जरूरत नहीं, बिजली की जरूरत नहीं है, व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम से ही उस कारखानों को चलाते रहते, जैसे झाड़ू बनाने का उद्योग, पापड़ बनाने का उद्योग, टोकरी बनाने का उद्योग, मूर्ति बनाने का उद्योग, ये क्या है? मटके बनाने वाले, ये कुटीर उद्योग। ये क्या है? कुटीर उद्योग। क्लियर हो गया? तो ऐसे कपास उद्योग जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग, और ये सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, सबसे प्राचीन उद्योग। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना? कहलाता था क्या? देखिए किसी ने सोने की चिड़िया? अर्जुन, आपने तो निशाना लगाया था क्या उसके ऊपर? नहीं लगाया था, लगाया था। तो सोने की चिड़िया देखी आपने? क्यों कहते थे सोने की चिड़िया? सर हर घर में सोने चांदी, मतलब काफी ज्यादा रईस था उस समय, रईस था, मतलब अमीर थे। अच्छा अमीर, अच्छा रईस पाकिस्तान में थे। नहीं, हाँ इसलिए कहते हैं हाँ। क्योंकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोग थे उनके पास भी सोना चांदी हुआ करता था। अच्छा, आप कुछ प्रकाश डालें इनके ऊपर, नहीं क्वेश्चन के ऊपर। सर इसी कारण बोलते थे कपास का उत्पादन था, वस्त्र उद्योग था, मतलब कपास के वो समृद्ध सर कपास समृद्ध तो सबसे पहले हाँ हम बोलो सोने की चिड़िया क्यों? अरे हमने बचपन से पढ़ा है, सुनते आए हैं ना, सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऑनलाइन वाले बताए भी, आप लोगों को तो बता दिया होगा, सीनियर स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए, पता नहीं क्यों अमरदीप ने नहीं बताया, मुझे पूरा उम्मीद था। लेकिन शांतनु जी आप बताएं, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था भारत को? हम्म हम्म अच्छा, गलत गलत गलत, रॉन्ग रॉन्ग नंबर। हाँ और कोई बता रहे? नहीं, मैं ही बता देता। साहित्यकार। देखो हमने देखा कि विदेशी भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, है ना? फारस से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, इधर के लोग आते थे और यहाँ से कुछ चीजें खरीदते थे और वहां ले जाके बेच देते थे और लखपति बन जाते थे, करोड़पति बन जाते थे। तो वो लोग बोलते थे कि ऐसा क्या खजाना है भारत में कि जो भी आता है तो एकदम करोड़पति बन के यहाँ से लौटता है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। आपने जैसे बताया था हर एक को आयुर्वेद का नॉलेज रहता है, तो उस बेसिस पे नहीं, आयुर्वेद का नॉलेज नहीं, वो तो अंग्रेज बोलते थे भारत को कि यहाँ का हर व्यक्ति एक डॉक्टर है करके, वो तो उलाहना थी, वो एक तरीके का गलत बोलते थे भारत में। ये सोने की चिड़िया क्योंकि यहाँ से जो व्यापार करके ले जाते थे मसालों मसालों का, काली मिर्च, और कम कीमत पर खरीदते थे और वहां पर उसे 70 गुना, 80 गुना, 100 गुना, 200 गुना कीमत पर बेच देते थे। तो जो एक बार यहाँ आ जाता था वो वहां पर अमीर बन जाता था, करोड़पति बन जाता था, सोने चांदी से माला माल हो जाता था। सोना नहीं था भारत में, वो पैसा, मतलब इतना वो अमीर हो जाता था, इसलिए भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। चिड़िया। फिर बोलते हैं विजया, चलो भैया तुम भी जाओ ना, कहाँ? भारत में व्यापार करने के लिए वहां लोग बाग बोलते थे, मंत्री तक के बोलते थे, महाराज जो भारत में चलो, जेम्स प्रथम से बोलते, ब्रिटेन के मंत्री
भारत में सब लोग जा रहे हैं, बहुत व्यापार कर रहे हैं, आप बोलो तो हम भी चले, तो ऐसे बोलते थे कि इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब सोने की चिड़िया क्यों? तो भारत में समृद्धि थी, सोने की समृद्धि नहीं। ये सब जो कृषि उत्पादन हो रहा है, मसालों की खेती हो रही है, और यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग इतना संपन्न था, यहाँ का बहुत अधिक संपन्न था रेशमी वस्त्र उद्योग। एक जो साड़ी होती है ना, साड़ी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है। अंग्रेज जो है गिफ्ट में लेके जाते थे माचिस की डिब्बी में बंद करके, जो माचिस की डिब्बी होती है ना, उसमें बंद करके लेके जाते थे। सोचो कितनी वो सॉफ्ट रही होगी, कांचीवरम साड़ी है ना, इतना मतलब फेमस, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब देखो यहाँ के कलाकार देखो कितने बड़े थे, कितने। अभी मैं भैंसदेई गया था 26 तारीख को, 26 को ऐसी 26 को ट्रेनिंग पे गया था, तो वहाँ बहुत प्राचीन एक शिव मंदिर है, वह पत्थर देखो, पत्थर के ऊपर वो पत्थर ऐसे लगा कर रखे, और कितनी डिजाइन आपने जरूर देखा होगा, है ना? ठीक, ऐसे काम हम छोड़ते नहीं जाते। तो कितनी मतलब ये कला सब कुछ था यहाँ पर, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया। कोई भी आए यहाँ पर वो सीख के ही जाता था या कुछ लेके जाता था, कमा के ही जाता था, तो इसलिए इसे क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कपास की बात कर रहे हैं, कपास उद्योग कृषि पर आधारित भारत का आधारभूत उद्योग है। ये सबसे प्राचीन उद्योग है, जितने भी उद्योग है उसमें सबसे अधिक मजदूर जो है काय में, कपास उद्योग में ही कार्य करते हैं। कपास में क्या नाम है इसका, गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज। क्या बोलते हैं इसे, सफेद सोना, सफेद सोना। कपास को क्या बोलते हैं, सफेद सोना। किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं, कपास वाली मिट्टी, कपास वाली मिट्टी। इसके जो बिनोला होते हैं, बिनोला, बिनोला नाम सुना है आपने, बिनोला बीज, इसका बीज। देखो कपास और उसके बीच में उसके बिनोला होता है, तो बिनोला अलग कर दिया जाता है, कपास को अलग कर दिया जाता है। तो बिनोला से पशु आहार बनता है, पशु आहार, बिनोला से पशु आहार। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कल भी पढ़ा था अपन, कॉलेज का नाम भी बताया था अपने, मंडलोई, भगवंतराव मंडलोई। कहाँ पर, खंडवा, खंडवा, खंडवा। तो प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर, भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा। और प्रमुख उत्पादक जिले 4 जिले, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। ये कौन से जिले कहलाते हैं, सुनहरे जिले, सुनहरे जिले कहा जाता है। अब गन्ना, गन्ना शक्कर, शक्कर के बाद बना शुगर। पहले गन्ना, गन्ने से गुड़, फिर शक्कर, और फिर क्या बन गया, शुगर। शुगर चाइनीज टेक्निक है, चाइनीज टेक्निक। और इसमें ढेर सारे केमिकल, क्या है, केमिकल। बार बार बोला जाता है कैंसर से यदि बचना है तो शुगर खाना बंद कर, शक्कर खाना बंद कर। आप लोग कर दो भाई, मैं तो नहीं कर पा रहा। कौन कौन कर सकता है? उसकी जगह अगर जैसे एक अपने यहाँ पे बताया जाता है कृषि में स्टीविया, हाँ, तो उसको भी उसमें गिना जाता है क्या, गन्ने की खेती बेसिस पे? हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या शक्कर खाना हम बंद कर सकते हैं?
अमरदीप नहीं चलेगा। ठीक है। गन्ने का जंगली रूप क्या है? झाड़िया वो बांस कांस। कास हाँ कांस झाड़िया। गन्ने का जंगली रूप कांस। गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर? नरसिंह नरसिंहपुर। पूरे मध्य प्रदेश का 50% कहां पर? नरसिंहपुर में। देखो याद तो है आप लोगों को, कुछ तो पता है ना? आज तो ऐसा लग रहा होगा कि अब ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिवीजन हो गया। अच्छा लगता है जब आप हंसते हो अर्जुन कुमार। हंसा करो यार, मुझे भी हंसने का मौका दिया करो। तो गन्ने का उत्पादन 50% से अधिक कहां पर? नरसिंहपुर जिले में। गन्ने के पकने का पता कैसे लगाया जाता है? विक्रस वैल्यू। विक्रस वैल्यू से, विक्रस वैल्यू। गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी, नरसिंहपुर जिले के बोहानी, नरसिंहपुर जिले के बोहानी में। अब कुछ संस्थान हम पढ़ेंगे, बड़े महत्वपूर्ण हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलूंगा मैं, लगे तो नोट कर लेना। जो हम पढ़ भी चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ठीक। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, पढ़ लिया अभी अपन ने। ठीक। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन, राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन, राष्ट्रीय इंदौर, राज्य उज्जैन। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर? बड़वानी में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, और जैविक कपास वाला खंडवा में है, लेकिन कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। याद रखना बराबर इसको, इसी में कंफ्यूज होते हैं हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। जो नहीं पढ़ता उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर? खरगोन में। और जैविक कपास अनुसंधान केंद्र भगवंतराव मंडलोई कॉलेज खंडवा। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन। अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। याद हो गया ना? अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। गेहूं अनुसंधान केंद्र पावर नहीं, पवार खेड़ा होशंगाबाद। डेयरी स्टेट केंद्र, डेयरी स्टेट केंद्र परियट जबलपुर। डेयरी स्टेट केंद्र, डेयरी स्टेट केंद्र परियट जबलपुर। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, राष्ट्रीय है ये, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। रतलाम, बहुत बढ़िया, रतलाम। कहां पर? रतलाम में। और फंदा में क्या है? कहानी भी सुनाई थी मैंने। फंदा में क्या? फंदा भोपाल में है। हाँ। ये बस इतना ही फंदा भोपाल में है। किस जिले में आता है? वैसे सीहोर जिले सीहोर में। में। सीहोर जिले का एक ब्लॉक है, जनपद पंचायत है। ठीक है। फंदा में क्या है? दलहन अनुसंधान केंद्र। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान फंदा भोपाल, फंदा भोपाल। गन्ने का बताया ना अभी कहां पर? नरसिंहपुर। नाम क्या? बोहानी। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर? बोहानी, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, इसमें भी दो है, दो है, दोनों लिखना है बराबर अच्छे से एकदम। अभी नहीं लिख पाते हैं तो एक बार और वीडियो देखना फिर लिखना। कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर? भोपाल। और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। इसी में कंफ्यूज हो गए लोग, पीएससी से बाहर हो गए एक क्वेश्चन के कारण। दोनों क्लियर हो गए ना एकदम?
कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। उद्यान महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर। अब कीटनाशक बनाने के कारखाने 2 हैं। कीटनाशक बनाने का कारखाना, कीटनाशक बनाने का संयंत्र बीना में, सरकारी नहीं पूर्ण रूप से। कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहां पर? बीना में। और कीटनाशक बनाने का संयंत्र एक कहां पर है? वो है कटनी में, लेकिन कौन सा है? सहकारी लिखेंगे। पहले क्या लिखा आपने? बी। कीटनाशक बनाने का संयंत्र बीना, और दूसरे में लिखेंगे सहकारी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र। कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहां पर? कटनी, कटनी। पशु चारा बनाने का संयंत्र कहां पर है? पशु चारा, धार। गुड, बहुत ही शानदार। पशु चारा बनाने का संयंत्र धार। कृषि जोत पढ़ा ना अपन ने कल? जोत, कृषि जोत, भूमि का वो टुकड़ा जिस पर किसान कृषि करता है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर या उससे कम। लघु जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, और फिर नहीं लघु सीमांत, फिर लघु जोत 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर, फिर मध्यम जोत 10 से 25, और बड़ी जोत 25 से अधिक। तो भारत, मध्य प्रदेश में सीमांत जोत सबसे ज्यादा है। तो अब ये है सबसे बड़ी जोत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, और सबसे छोटी जोत मध्य प्रदेश के किस जिले में? 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का अधिकतम आकार है, सबसे बड़ी जोत ये पाई जाती है आपके पड़ोसी जिले में, या हरदा, हरदा में। मैं नाप के भी आया, हरदा में, ठीक। और सबसे छोटी जोत या जोत का न्यूनतम आकार पाया जाता है कटनी नीमच में। जोत का न्यूनतम आकार कहां पर? कटनी नीमच, कटनी नीमच में। जैविक खेती अनुसंधान केंद्र, हाँ जी, खंडवा नहीं, वो तो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है। छाटो बिनो वाला काम है क्या? ये नहीं तो ये ले लो। हाँ? हाँ? जैविक खेती अनुसंधान केंद्र मंडला, जैविक खेती अनुसंधान केंद्र मंडला, मंडला। आज हमें पढ़ना है पशुपालन। 15 से 20 मिनट पढ़ेंगे हम, कोशिश करेंगे कि इसे पढ़ ले, आज खत्म कर ले। पशुपालन, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? विजया जी आप बताने की कोशिश करेंगे कि मिश्रित कृषि। सर इसमें पशुपालन भी करते हैं जी, और साथ साथ में मतलब खेती भी करते हैं। खेती भी करते हैं, साथ साथ में कृषि के साथ साथ में पशुपालन, मत्स्य पालन। हाँ, ये सही उत्तर। और जो कृषि के साथ साथ जब अन्य सहयोगी व्यवसाय जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि क्यों की जाती है? आमदनी, हाँ जी, अत्यधिक आमदनी। मिश्रित कृषि क्यों की जाती है? अधिक लाभ के उद्देश्य से। अधिक लाभ के उद्देश्य से। और मिश्रित कृषि का महत्व लिखिए, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना। देखो कृषि क्या है? कृषि क्या है? मौसमी रोजगार, मौसमी
रोजगार। किसानों को एक मौसम विशेष में काम मिलता है, फिर नहीं मिलता, तो फिर क्या करें, वो खाली बैठे रहे नहीं, उस समय ये दूसरा व्यवसाय वो करते हैं। एक तो पहला ये हो गया रोजगार। दूसरा क्या है, देखो मैं सामान्य शब्दों में समझा रहा हूँ, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन 11 नंबर में बनता है, समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या, जैसे सोयाबीन का पढ़ा ना अपन, सोयाबीन की दावन करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं तो भूसा निकल जाता है। यदि किसान पशुपालन नहीं करे तो भूसे का क्या करे, भूसे का क्या करेगा, वो तो वेस्टेज चल जाएगा ना। तो भाई जो कृषि से जो आदान प्राप्त होते हैं उसका सदुपयोग हो जाता है, उसका सदुपयोग हो जाता है, ठीक। तीसरा है आय की स्थिरता, आय की स्थिरता। कृषि क्या है, मानसून का जुआ। कृषि क्या है, मानसून का जुआ है, कभी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। लेकिन यदि ऐसा कोई व्यवसाय चलते रहेगा तो कम से कम हमें जीवन यापन तो होगा, सुसाइड तो हमें नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि मिश्रित कृषि क्यों करना चाहिए, किसानों को मिश्रित कृषि क्यों करना चाहिए, ठीक। अब कृषि में, कृषि के साथ में पशुपालन, पशुपालन व एक है कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन। क्या होता है, पशुपालन और कुक्कुट पालन में कुछ अंतर है? जी सर। हाँ जी। पशुपालन में जैसे गाय, भैंस, बैल। हाँ, और कुक्कुट कुक्कुट में मुर्गी, मुर्गी और बकरी। नहीं, बकरी दो पैर चार पैर में समझ लेते हैं इसको, है ना, दुबे जी चौबे जी के रूप में समझ लेते हैं इसको, है ना, दुबे जी चौबे जी के रूप में समझ लेते हैं। तो कुक्कुट मतलब पक्षी पालन, पक्षी, मुर्गा, बतख, कबूतर, ये ऐसे। और पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ये पालन, ठीक है, क्या कहलाता है, पशुपालन। कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ा क्या नाम देता है ऐसा कि कुक्कुट में क्या क्या आता है, हमें तो पता ही नहीं था कि ना कुक्कुट में क्या क्या आता है। क्लियर हो गया ना, एकदम कॉन्सेप्ट है एकदम। मतलब दो पैर वाले, उड़ने वाले, कुल मिला के जो पक्षी पालते तो वो कुक्कुट। भारत के कुल पशुधन में मध्य प्रदेश का योगदान 7.1%, 7.1%, 7.1% कुक्कुट पालन में 7.1%। मध्य प्रदेश में भारत की 10.2527% गाय एवं 7.5% भैंसे पाई जाती हैं, भैंसे पाई जाती हैं, भैंसे पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु, कितने पशु पाए जाते हैं। पशु घनत्व कितना है, पशु घनत्व, अब आप बताओ, इंसानों का घनत्व ज्यादा होगा या पशु? इंसानों का ही होगा। मनुष्य तो दो ही जानवर है, महिला पुरुष, है ना, दो ही है ना, दो ही जाती है इसमें,
महिला और पुरुष दो ही तो जाती है ना इंसानों में, लेकिन जानवरों में कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ऊंट, सांप, कितने सारे हैं। पर हम पालतू पशुओं की बात करें, ठीक, लेकिन पालतू पशु, ठीक। तो ये सब पालतू पशु ही बताए मैंने। क्या सांप भी पालतू वस्तु। सांप नहीं है, लेकिन सांप को भी पालते हैं भाई। जितना भी प्रकार के जो कीटनाशक बनता है सांप के जहर से ही बनता है, वो भी पालतू है। कैंसर मेडिसिन, मेडिसिन वगैरह, कौन सी मेडिसिन? कैंसर के लिए। कैंसर, ठीक। तो पशु घनत्व इंसानों से ज्यादा होगा या कम होगा? फिर भी कम होगा सर। कम होगा ना, हाँ। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने इंसान बैठे हैं और कितने जानवर हैं, है ना। हमारे घर में कितने इंसान हैं, कितने जानवर, मतलब मेरे घर में नहीं, अपने अपने घर के बारे में सोचो तो उसकी संख्या कम ही मिलती है ना, कम ही मिलती है जानवरों की। तो पशु घनत्व 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व। झाबुआ में सबसे अधिक, झाबुआ में सबसे अधिक। अब होशंगाबाद हम जाते हैं तो ढेर सारी गाय मिलती है, नील गाय रोड पे बैठी रहती है। रात में बस से आओ तो मजा आ जाता है। ड्राइवर पहले, वो कंडक्टर पहले नीचे उतरता है, गायों को भगाता है, फिर गाड़ी निकालता है। वो हटने वाली नहीं है, या फिर साइड से रास्ता देख लेते हैं। तो पशु घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर और सबसे कम? होशंगाबाद। सबसे कम होशंगाबाद में। झाबुआ में है 203 पशु और होशंगाबाद में है 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अब पशुओं की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गौ माता की। गाय, किसकी बात करते हैं? गौ माता, गाय। कौन कौन सी प्रजाति है गाय की? चलिए ये बताएं, साहिवाल काय की प्रजाति है? साहिवाल गाय की। निमाड़ी, मालवा, हाँ ठीक, जो जहां पाई जाती है उस आधार पर है। तो साहिवाल, थार पारकर, मालवी, निमाड़ी, गिर, मालवी, निमाड़ी, गिर, और एक और लिखेंगे गावलाब, ये प्रजातियां हैं। मालवी गाय को मालवा की रानी और निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी कहते हैं। मध्य प्रदेश का गौरव किसे कहते हैं? अभी मत लिखना, लेकिन पढ़ेंगे अभी मध्य प्रदेश का गौरव। ये तो लिख लिया आपने गाय की प्रमुख प्रजातियां। गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम, 1995 में गौ सेवा आयोग बना। गौ सेवा आयोग 1995 में गौ सेवा आयोग। अब हम पढ़ लेते हैं भैंस। एक वो भी है अपने अभ्यारण्य गायों के लिए, नहीं कुछ तो है। गौ कैबिनेट भी थी और गौ कैबिनेट आगर मालवा में क्या गाय का कुछ है संरक्षण। हाँ, संरक्षण के लिए गौ अभ्यारण्य ही है आगर मालवा में।
भैंस की बात कर रहे हैं। भैंस की प्रमुख प्रजातियां मुर्रा, मेहसाना, भदावरी, जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं, भदावरी। और ये गौ अभ्यारण्य की बात करें जो सालरिया में है, वो नोट कर लो उसे, सालरिया में, गाय में जो लिख रहे थे हम, जो पहले आगर मालवा के पास में था, लेकिन शाजापुर जिले में गौ अभ्यारण्य शाजापुर जिले में स्थित है गौ अभ्यारण्य। इसे गौ तीर्थ भी बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं भैंस की। तो भैंस की नस्लें कौन सी? मुर्रा, मेहसाना और भदावरी। भैंस की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का 5वां राज्य, देश का 5वां राज्य, देश का 5वां राज्य। बकरी की बात करते हैं। बकरी कौन सी प्रजाति है बकरी की? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सिरोही, सिरोही बकरी की प्रजाति पढ़ रहे हैं। सिरोही, बारबरी, जमुनापारी, ये क्वेश्चन पूछा था जमुनापारी के विषय में है। जमुनापारी, बीतल, बीतल, अलवरी, कौन कौन सी? सिरोही, बारबरी, जमुनापारी, बीतल और अरवरी। अरवरी। सबसे अधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में जो पशुधन पाया जाता है, तो उसमें सबसे अधिक पशुधन का है? बकरियों की संख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में पशुधन में सर्वाधिक संख्या बकरियों की है। बकरियों की। ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं मुर्गी। मुर्गी मुर्गा नहीं बोला तो गुस्सा मत हो ना किसी ने, साथ में ही है वो, मुर्गा मुर्गी। ठीक है। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? मुर्गा मुर्गी बोलते हैं। मुर्गा मुर्गी। आप मुर्गी हो और ये मुर्गा है। तो मुर्गा मतलब लड़का और मुर्गी लड़की को बोलते हैं, लेकिन हम लोग मुर्गा मुर्गी बोलते हैं। हाँ, पंजाब में, हाँ बताइए ना। कुड़ी और कुड़ी मीन्स लड़की है ना, और कुकड़ी मीन्स शांतनु जी पूरा बताओ, ऐसे आधे अधूरे में काम नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे मुर्गी। तो देशी प्रजाति देखते हैं तो इसमें कड़कनाथ और असील, देशी प्रजाति कड़कनाथ और असील। कड़कनाथ इसे क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश गौरव, मध्य प्रदेश का गौरव। जीआई टैग मिला है, किस जिले को मिला है? झाबुआ जिले को जीआई टैग कड़कनाथ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कड़कनाथ एमपीपीएससी में, नहीं ये संविदाशाला शिक्षक 2008 में ये क्वेश्चन बना था शायद, कड़कनाथ। तो बड़ा तब से फेमस हो गया है। जब भी एमपीपीएससी या कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, वो चीज एकदम फेमस हो जाती है। तो कड़कनाथ क्या है? मध्य प्रदेश का गौरव। कड़कनाथ मुर्गी को कहा जाता है। सर्वाधिक मांस वाली मुर्गे की प्रजाति असील कौन सी है?
असील, असील। तो देसी प्रजाति दो पढ़ी है आपने, कड़कनाथ और असील, सुना आपने, कड़कनाथ और असील। अब हम विदेशी प्रजाति जिसे फार्म का बोलते हैं वो वाले, उसकी बात करें तो रोड आइलैंड, रोड आइलैंड, यही क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबके कान में से गरम गरम हवा निकलेगी, बोलेंगे कहाँ का क्वेश्चन दे दिया ये, रोड आइलैंड किसकी प्रजाति है ना? एक आध यदि इंजीनियरिंग सामान दे दिया जाए तो कौन सा रोड रोलर वगैरह तो सब उसी पे चल जाएंगे, बोलेंगे बस सही उत्तर मिल गया है? और फिर घर आके रोएंगे इतना सरल उत्तर, सरल प्रश्न गलत कैसे हो गया। तो रोड आइलैंड, व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, ये किसकी प्रजाति है? विदेशी मुर्गा। मुर्गा की, मुर्गा की। सुअर, ये भी बहुत अधिक मात्रा में पाला जाता है। सुअर, नरवरा इसकी प्रजाति है, नरवरा, नरवरा, नरवरा। व्हाइट यॉर्कशायर, व्हाइट यॉर्कशायर, ये टेस्ट में पूछा था ये क्वेश्चन। व्हाइट यॉर्कशायर किसकी प्रजाति है? ये सुअर की। वो जो गुलाबी गुलाबी दिखते हैं ना सुअर, एकदम सफेद है ना, वो वाले। उसने फेयर एंड लवली नहीं लगाया था, लेकिन नहीं तो कोई सोचे कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुअर की प्रजाति नरवरा, व्हाइट यॉर्कशायर। तो दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला जिला, इसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश में पहला जिला कौन सा है? मुरैना, और दूसरा नंबर उज्जैन। दूध उत्पादन में मुरैना, उज्जैन। ऊन उत्पादन में, ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे शिवपुरी, शिवपुरी। दूसरे नंबर पे बुरहानपुर। ऊन उत्पादन में पहला नंबर शिवपुरी, दूसरा नंबर बुरहानपुर। मछली उत्पादन में कौन सा जिला होगा आप बता दो। मध्य प्रदेश 16वें नंबर पे इतना तो पता। हाँ? मध्य प्रदेश 16वें नंबर पे। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पहले नंबर पे है? चलो भोपाल हो सकता है, नहीं हो सकता। इंदौर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई बड़ी नदी होना चाहिए उत्पादन करने के, मछलियों के उत्पादन के लिए, है ना? तो मछली उत्पादन में पहला नंबर पे है जबलपुर, जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। मांस उत्पादन में अब अमरदीप बताएगा, खुश भी हो गया, बताओ। जबलपुर नहीं तो फिर भोपाल, भोपाल, भोपाल। मांस उत्पादन में भोपाल, दूसरे नंबर पे जबलपुर। पहला नंबर भोपाल, दूसरा नंबर जबलपुर। ये क्वेश्चन बड़े दिनों से पूछते थे, जब हम छोटे थे ना, मैं छोटा था तब भी पूछते थे, तब भी पूछते थे जब मैंने अंडे को देखा नहीं था। क्या? पहले आया कि मुर्गी? मुर्गा पहले आया या अंडा? आप बताओ। सर इसका आंसर मैं क्या ही बताऊं, वो मैं कुछ भी बोलूंगी तब उसका पॉजिटिव बोलो। नहीं, मैंने बड़ा सरल क्वेश्चन पूछा है, उतना कठिन नहीं पूछा जितना मेरे से पूछा एक जाता बार है। क्वेश्चन रिपीट। मुर्गा पहले आया या अंडा? अच्छा, मुर्गा पहले आया या अंडा? हाँ, अंडा। अंडा पहले आया, क्योंकि अंडे से ही मुर्गा निकला है। मुर्गी या अंडा तो फिर बात अलग थी। मुर्गी पहले आई या अंडा? मुर्गी, ठीक, मुर्गी पहले आई है, उसके पेट से तो अंडा निकलेगा, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं अंडा उत्पादन में पहले नंबर पे है जबलपुर और दूसरे नंबर पे भोपाल। पहले नंबर पे जबलपुर, दूसरे नंबर पे भोपाल। बीमारियां इंसान को होती है ना? क्यों होती है सबसे ज्यादा बीमारियां इंसानों को? अमर जी, खाते रहता हाँ? है। ये सब खाते रहता है। ये सब खाते रहता है
तो इंसानों को इन सब की बीमारियां भी होती है, और इसलिए भी होती है क्योंकि वो बता देता है दूसरों को, यार मेरे सर में दर्द है, मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो उनको बीमारी है, उनको बीमारी है। अब बेचारे जानवर ये बता भी नहीं पाते किसी को कि हमें ये बीमारी है, लेकिन बीमारी तो होती है, बीमारी तो होती है, तो इनकी बीमारी में पड़ देते हैं। तो मुर्गी में होने वाली बीमारी जो है रानीखेत बर्ड फ्लू, अभी दिया था ना टेस्ट में, मैंने आपको दिया था, अमरदीप को दिया था मेंस में, तो आप कुछ अलग ही करके आ गए थे। किसकी बीमारी लिखा था आपने? गन्ने की बीमारी लिख दिया था इन्होंने। तो मुर्गी की बीमारी है रानीखेत बर्ड फ्लू। गाय व भैंस में कौन सी बीमारी होती है? गाय व भैंस में होती है गला घुटू। गला घुटू, फांसी लग जाती है, पानी वगैरह नहीं मिलता ना, गर्मी के दिनों में अक्सर ये होती बीमारी, सब कुछ स्वस्थ दिखता है फिर भी फांसी लग जाती है उसको, गला घुटू। माउथ फुट डिजीज, माउथ फुट, देखो चौक से कॉलेज का चौक जेब में रखा हुआ है गया। माउथ फुट डिसीज, ये होता है एथलीट फुट डिसीज। माउथ फुट, इसे मुंह पका खुर पका बोलते हैं, मुंह पका या खुर पका कहते हैं। ये क्या, जो बहुत अधिक बारिश वगैरह होती है तो पैरों, जानवरों के पैरों में कीचड़ वगैरह लग जाता है, गंदा संदा कीचड़, तो उससे ये बीमारी हो जाती है। इसे मुंह पका खुर पका कैसे होती है ये? हाँ, फंगस, ऐसे ही, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, फिर भी देख लेंगे इसे। तो ये जो बीमारी होती है ये जानवरों, गाय और भैंस में विशेष रूप से, और किस मौसम में? बरसात के मौसम में। हमारे पैरों में भी कीचड़ लग जाता है तो वो ये पैरों की जो उंगलियां है इसके बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, वो वाला है। उस प्रकार भेड़ बकरी घोड़े में, भेड़ बकरी घोड़े में एंथ्रेक्स सुअर की बीमारी है खुरहा। सुअर में जो बीमारी होती है वो होती है खुरहा, और फुट माउथ डिसीज उसमें भी होती है। ये कड़कनाथ का जीआई टैग कब मिला था इसे? 2018 में। कड़कनाथ तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है भाई, पक्कों में कड़कनाथ है ना। वो मुर्गा की जो हड्डियां होती है वो भी काली होती है, कड़कनाथ। और ये स्वर्णनाथ, ये भी एक मुर्गा है, स्वर्णनाथ ये भी मुर्गा है जो कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। आनंद कहां पर है? आनंद दुग्ध सहकारी संघ। ये आनंद जो है ये गुजरात में है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछ लिया था, हरित क्रांति का जनक तो कौन था? नॉर्मन बोरलॉग और ऐसे ही श्वेत क्रांति, इसे श्वेत क्रांति कहते हैं, दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति। और इसके कौन है? वर्गेज कुरियन। तो हम बात कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन की। तो क्या पढ़ा था दुग्ध उत्पादन में? कौन से जिले पढ़े अपन ने? मुरैना सबसे ज्यादा। अब हम आनंद की बात कर रहे हैं। तो 1970 में
मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनंद मॉडल गुजरात पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 2016 को बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की गई है। दुग्ध संयंत्र की स्थापना की गई। सन 1969 राज्य मत्स्य निगम की स्थापना की गई। राज्य मत्स्य निगम कब? 1969। और 1999 में इसे मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ बनाया गया। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ बनाया गया। राज्य पशुधन एवं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवंबर 1982। 19 नवंबर 1982। और 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे फिर हम छोड़ देंगे इसे। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ 1975। सर्वाधिक गाय किस जिले में पाई जाती है? सागर। सर्वाधिक गाय सागर। सर्वाधिक गाय सागर। मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन केंद्र, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कितने? 8 पशु प्रजनन केंद्र। केंद्रीय वीर्य संग्रहालय, ये तो पता होगा हमारे को। केंद्रीय वीर्य संग्रहालय सर्वप्रथम भदभदा भोपाल में, भदभदा भोपाल में, भदभदा भोपाल में। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, वो सर होते हैं अपने सतीश सर, तो पट से बता देते हैं। अब आप लोग भी बता दो कहां पर होगा। गुड, इसे बोलते हैं दिमाग। तो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना कहां पर? कीरतपुर इटारसी में। कीरतपुर इटारसी में। कीरतपुर इटारसी में। लास्ट क्वेश्चन आज का। भोपाल जिले में हाई
सिक्योरिटी, एनिमल लेबोरेटरी, एनिमल लेबोरेटरी तथा एनिमल सरोगेसी लैब स्थित है। एनिमल सरोगेसी लैब स्थित है। रविवार के दिन फिर टेस्ट होगा, मध्य प्रदेश के भूगोल का होगा, तो बिल्कुल चोरी ना करें, सब लोग टेस्ट दें। जो लोग टेस्ट देंगे वो लोग सफल होंगे, और जो लोग टेस्ट नहीं देंगे वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को शुभकामनाएं नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा शुभकामनाएं नहीं दे सकता। जो टेस्ट देंगे वो सफल होंगे। ठीक है, मिलते हैं कल ऐसे ही एक बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।